हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड सबीहा। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेयर्स टू एक्सेलेंस, जहां पर आपको बीएड से रिलेटेड हर एक वीडियोस मिलेगी। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें हम कवर करेंगे सीसीई, दैट इज कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, असेसमेंट फॉर ऑफ एंड एज लर्निंग। तो ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम कवर करेंगे और इसी से रिलेटेड हम 15 एमसीक्यूज करेंगे। ओके, सो आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट भी और एमसीक्यूज भी कि कैसे एमसीक्यूज फ्रेम हो सकते हैं। ओके, और एक और चीज़, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है पेडागोजी ऑफ मैथ्स और साइंस पे। तो गाइज बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये वीक आपको मिल जाएगी वीडियो। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। ओके, सो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो पसंद आता है तो एंड में लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं सीसीई से। नाउ व्हाट इज सीसीई? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, आपको एमसीक्यूज में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। इट रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। मतलब सीसीई को और क्या बोला जाता है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट, दैट इज एसबीए, दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। बच्चों के डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट सीसीई में कवर हो जाते हैं। अब आप पूछोगे कौन से एस्पेक्ट, तो चलो हम थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं। सीसीई बहुत ही बड़ा टर्म है, इसको हम तोड़ के समझते हैं। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब क्या होता है? रेगुलर, विदाउट ब्रेक, रेगुलैरिटी इन असेसमेंट। किसमें? असेसमेंट में रेगुलैरिटी, मतलब बच्चों को हमको कंटिन्यूसली असेस करते रहना है, इसीलिए लिखा है वर्ड कंटिन्यूस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। मतलब हमें बच्चों को ऑल राउंड डेवलप करवाना है, उसकी पर्सनालिटी को ऑल राउंड डेवलप करवाना है। कैसे? मेंटली, इमोशनली और फिजिकली, ये तीनों ही एस्पेक्ट में बच्चों की प्रोग्रेस करवानी है। ठीक है ना? तो इसी को बोलते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब ये हम कैसे करा सकते हैं? स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट को यूज़ करके। अब आप पूछोगे ये दोनों क्या है, तो सुनो। स्कोलास्टिक क्या होता है? करिकुलर एक्टिविटीज़ को बोलते हैं, और को स्कोलास्टिक किसको बोलते हैं? को करिकुलर एक्टिविटीज़ को। सिंपल। करिकुलर एक्टिविटीज़ किसको बोलते हैं? जो भी क्लास में टेस्ट होते हैं, जो भी रिटर्न टेस्ट होते हैं, ओरल टेस्ट होते हैं, डेली क्लास परफॉर्मेंस होती हैं, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना, हमारी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसको बोलते हैं करिकुलर एक्टिविटीज़। अंडरस्टूड। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ किसको बोलते हैं? जिसमें आ जाता है स्पोर्ट्स, जिसमें आ जाते हैं बच्चों के लाइफ स्किल्स, बच्चों के इंटरेस्ट, उनके फिजिकल हेल्थ। तो ये सारा आता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो ये दोनों को यूज़ करके बच्चों के डेवलपमेंट को करवाना है असेसमेंट से। ठीक है ना? तो इसी से होगा बच्चों का ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो यही हुआ कॉम्प्रिहेंसिव। अब समझा? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट मतलब चेक करना। वेराइटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज टू असेस एंड इवैल्यूएट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। अब हम बहुत सारे जो है टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं बच्चों को चेक करने के लिए। ज़रूरी नहीं है हमको, अगर बच्चों के इन्फॉर्मेशन को या उनके अंडरस्टैंडिंग को जानना है तो हम उसको पेपर और पेंसिल दे दे कि हम बोलेंगे इसका आंसर लिखो, तभी ही जो है हमको पता चलेगा, हम उसको असेस करेंगे। नहीं, हम उसको ओरली भी असेस कर सकते हैं, हम उसको प्रोजेक्ट दे के भी असेस कर सकते हैं, हम उसको क्विज़ और गेम्स से भी असेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स है ना, जिससे हम उसको असेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को, उसके प्रोग्रेस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्लियर? तो वर्ड समझा? कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है? तो ये जो सीसीई है, ये दिया था, ये डायरेक्ट किया था आरटीई ने 2009 में। ठीक है? इंट्रोड्यूस किसने किया गया था? इंट्रोड्यूस किसने किया था ये प्रपोजल को? स्टेट गवर्नमेंट ने। या हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को इंट्रोड्यूस किया था अपने अपने स्टेट में। ऑल्सो सीबीएसई ने भी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है? किसके लिए? कौन से स्टूडेंट के लिए? 6th से लेके 10th क्लास के लिए। तो ये सीसीई किसके लिए है? 6 से 10वीं क्लास के लिए है, और कहीं कहीं कोई कोई स्कूल में 12 तक भी होता है। ओके, क्लियर हुआ सीसीई? अब बढ़ते हैं हम असेसमेंट फॉर, ऑफ एंड एज लर्निंग में।
अब देखो ये तीनों टाइप्स बड़े ही सिंपल है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू लर्नर्स इन ऑर्डर टू हेल्प देम लर्न एंड फीडबैक टू टीचर्स टू इनेबल देम टू डिसाइड हाउ अ स्टूडेंट्स लर्निंग शुड बी टेकन फॉरवर्ड। सिंपल भाषा में बोलूँ तो असेसमेंट फॉर लर्निंग दोनों लोगों को फीडबैक प्रोवाइड करता है, किसको किसको, लर्नर को भी और टीचर को भी। कैसे, लर्नर को पता चलता है कि उसकी लर्निंग कितनी बेहतर हुई है और कितनी बेहतर हो सकती है, ठीक है। टीचर को क्या फीडबैक मिलता है इससे, टीचर को पता चलता है कि उसको क्या टीचिंग स्ट्रैटेजी चूज करनी है बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए अब उसको कौन सा मेथड चूज करना है। तो इस तरीके से असेसमेंट फॉर लर्निंग दोनों के लिए ही हेल्पफुल होता है, लर्नर के लिए भी और टीचर के लिए भी। लर्नर को पता चलता है कि उसकी लर्निंग कहाँ हो रही है, कहाँ चल रहा है वो, और टीचर को पता चलता है कि उसकी टीचिंग स्ट्रैटेजी कैसे चेंज करनी है बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंगली। क्लियर है। और ये होता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब जब लर्निंग चल रही है बच्चों की तभी ही असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, और असेसमेंट फॉर लर्निंग को बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये दोनों ही सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। सम्मेटिव असेसमेंट अलग है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट असेसमेंट फॉर लर्निंग को भी बोलते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब ये क्या है, इट इज़ द असेसमेंट which provides overall and finite evidence of the achievement of students and what they know, understand and can do by assigning a value, often quantitative, to what the students achieve. अब देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी असेसमेंट है, लेकिन ये कब होता है, ये एंड ऑफ द टास्क या फिर एंड ऑफ द यूनिट वर्क होता है। जैसे कि हमारे एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, है ना, सारा प्रोसेस होने के बाद जो आखिर में जो फाइनल एग्जाम होता है वो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसमें हमको टीचर मार्क्स देती है, जिसमें हमको ग्रेड मिलता है कि हमने जो पूरा साल पढ़ाई की उसका रिजल्ट हमको क्या आया। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, इट इज़ द assessment which provides overall and finite evidence of the achievement of students। बच्चों के अचीवमेंट का एविडेंस देता है, मतलब सबूत पेश करता है, ओके ये असेसमेंट। एंड ऑफ व्हाट दे नो, अंडरस्टैंड एंड कैन डू, मतलब वो क्या पूरा साल समझे, क्या उनने जाना और क्या कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ का अचीवमेंट होता है उनके पास, एक एविडेंस जिसको बोलते हैं, वो रिजल्ट होता है बाय असाइनिंग अ वैल्यू। वैल्यू मतलब मार्क्स या फिर ग्रेड्स बोल सकते हैं, ऑफन क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब मार्क्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव, है ना। टू व्हाट द स्टूडेंट अचीव, मतलब स्टूडेंट ने जो भी अचीव किया, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग की अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो क्या है, जो भी एंड ऑफ द टास्क या फिर एंड ऑफ द यूनिट वर्क होता है वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब जो भी आफ्टर इंस्ट्रक्शन होता है वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। क्लियर है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज समेटिव असेसमेंट। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज असेसमेंट एज लर्निंग। अब असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, इट प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ वे टू क्रिटिकली इवेल्युएट देयर ओन एंड देयर पियर्स परफॉर्मेंस। इट असिस्ट इन प्लानिंग फॉर चेंज इन देयर लर्निंग दैट इज सेल्फ रेगुलेट। अब यहाँ पे बच्चा जो है अपने लर्निंग को खुद ही इवेल्युएट करता है, खुद ही चेक करता है। आपने देखो बचपन में भी किया होगा, जब कोई नहीं है आपके पास तो आप अपनी लर्निंग को खुद इवेल्युएट करते हैं, बुक पे हाथ रख के खुद ही क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो वो क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग, मतलब बच्चा अपनी लर्निंग को खुद चेक कर रहा है या फिर अपने पीयर की परफॉर्मेंस को चेक कर रहा है, अपने दोस्तों की परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। इट असिस्ट इन प्लानिंग फॉर चेंज इन देयर लर्निंग, मतलब ये क्यों की जाती है, सो दैट हम अपनी लर्निंग को चेंज कर सके। सेल्फ रेगुलेट मतलब हम खुद चेंज करते हैं, तो इसी को बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। क्लियर हुआ असेसमेंट फॉर, ऑफ एंड एज लर्निंग। अगर आपको और डीप ने इसको समझना है तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो गाइस। सो आई होप आपको चारों कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर समझ गया होगा। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सीसीई से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शंस रहे ये,
It has been mandated by Right to Education Act in India. It is an integral part of teaching learning process. It focuses on child's achievement in different learning areas. या फिर लास्ट है, it is useful to label children as slow, poor और intelligent. तो हमने CCE की बात डिटेल में कर चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला ऑप्शन है इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया. मतलब RTE एक्ट ने इसको डायरेक्ट किया था कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को. CCE को कब किया था? 2009 में. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन क्या है? इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. मतलब CCE क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है, जो कि करेक्ट है. नेक्स्ट, इट फोकसेस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज. मतलब ये बच्चों के अचीवमेंट पे फोकस करता है अलग अलग एरियाज में, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो. हर एक एक्टिविटीज़ में बच्चों की अचीवमेंट क्या है उस पर फोकस करता है, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट. लास्ट क्या है? इट इज़ यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट. बिल्कुल भी नहीं. CCE का मकसद ये नहीं है कि बच्चों को हम लेबल करें कि ये बच्चा स्लो लर्नर है, ये पुअर है या फिर ये इंटेलिजेंट है. तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है, लेकिन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज CCE एम्फसाइजेस. मतलब CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किस पे एम्फसाइज करता है, किस पे स्ट्रेस देता है, किस पे जोर देता है? ऑप्शंस रहे ये कंटिन्यूस टेस्टिंग ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव स्केल टू इंश्योर लर्निंग. मतलब कंटिन्यूस टेस्ट करते रहना कॉम्प्रिहेंसिव स्केल पर, मतलब स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट पे बच्चों को टेस्ट करते रहना. सेकेंड इज हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन. लर्निंग को कैसे ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है और इम्प्रूव करना है. नेक्स्ट, फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विद द टीचिंग. टीचिंग और टेस्ट का फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए एक. या फिर रिडंडेंसी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब अननेसेसरी या फिर एक्स्ट्रा बोर्ड एग्जामिनेशन. तो CCE किस पे जोर देता है कि बच्चों की लर्निंग को कैसे ऑब्जर्व करना है, फिर रिकॉर्ड कैसे करना है और रिकॉर्ड करने के बाद उसको इम्प्रूव कैसे करना है. तो CCE इस पे जोर देता है. आप ऑप्शन ए को टिक करके मत आना, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव. सो आप लोग ए को टिक कर सकते हो, बट ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है कि CCE क्या है. यहाँ पे पूछ रहा है CCE किस पे एम्फसाइज करता है, किस पे जोर देता है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ओके, हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन. कैसे लर्निंग को ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड कैसे करना है और उसको इम्प्रूव कैसे करना है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कूल बेस्ड असेसमेंट वॉज इंट्रोड्यूस टू. स्कूल बेस्ड असेसमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि, याद रखना, CCE इज ऑल्सो रिफर्स टू एज स्कूल बेस्ड असेसमेंट. ओके, सो आपके ऑप्शंस रहे ये. टू डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल. मतलब बोर्ड्स ऑफ स्कूल की पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, डिस्पर्स किया जा सके. या फिर टू इंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. हर एक स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके, मतलब पूरे तरीके से डेवलपमेंट किया जा सके हर एक बच्चे का. या फिर टू मोटिवेट टीचर्स टू पंक्टियसली रिकॉर्ड ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोग्रेस. मतलब टीचर्स को मोटिवेट किया जाता है कि वो बच्चों के एक्टिविटीज़ को सही तरीके से रिकॉर्ड करे एकदम प्रिसाइसली, सो दैट उनकी प्रोग्रेस को सही तरीके से इंटरप्रिट किया जा सके, एक्सप्लेन किया जा सके. Encouraging schools to excel by co-meeting with the other schools in their area. स्कूल्स को इनकरेज किया जाता है कि उनके एरिया में जो भी अदर स्कूल है उनके साथ वो मीटिंग करे बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए. ठीक है, तो इनमें से स्कूल बेस्ड असेसमेंट किस चीज़ के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है? तो SBA मतलब CCE का मेन मकसद ये है, इसलिए वो इंट्रोड्यूस किया गया है कि टू इंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. बच्चों में हर तरीके से उनका डेवलपमेंट किया जा सके, उनका मेंटली, इमोशनली और फिजिकली हर एक एस्पेक्ट के बच्चे का प्रोग्रेस हो, ग्रोथ हो और वो हर जगह डेवलप करे, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो एक बच्चे का. ओके, so here the correct option is option B, to ensure the holistic development of all the students. Okay, now the next question is assessment. असेसमेंट अब इनमें से क्या होना चाहिए? ऑप्शंस रहे ये.
should be a part of teaching learning process, should be done only in terms of marks, should be based on objective type written task, या फिर should be undertaken as a separate activity. सो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, असेसमेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए. नेक्स्ट, शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए होना चाहिए असेसमेंट, तो नहीं, असेसमेंट सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होना चाहिए. शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टास्क, क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप में ही हम असेसमेंट कर सकते हैं? नहीं, असेसमेंट हमको ओरली भी करना है, हमें ऑब्जर्व करके भी हम असेसमेंट कर सकते हैं. सो बहुत तरीके से हम असेसमेंट को कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप सिर्फ नहीं होना चाहिए. शुड बी अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी, क्या हमें सिर्फ सेपरेट एक्टिविटी की तरह करवाना चाहिए? नहीं. सो हियर द आंसर इज ऑप्शन ए, शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, मतलब टीचिंग और लर्निंग का एक पार्ट होना चाहिए जिससे टीचर को अपने टीचिंग का और लर्नर को अपने लर्निंग का पता चलते रहे. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट. इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट टूल, मतलब सही टूल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए? ऑप्शंस रहे ये, असाइनमेंट, ओरल क्वेश्चन, एनुअल एग्जाम या फिर क्विज एंड गेम्स. अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, हमने डिस्कस किया है. क्या होता है, जो भी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है वो क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट. मतलब जो भी थ्रू आउट लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है, एक बच्चा जब सीख रहा है, लर्निंग प्रोसेस हो रही है, तो उसके बीच में जो भी चलता है उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट. और फॉर्मेटिव असेसमेंट को ही बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग. आप ऐसे याद रख सकते हो कि फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग में फॉर आता है, फॉर किससे शुरू हो रहा है, एफ से, और फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी एफ से शुरू हो रहा है. तो आप ऐसे ही याद रखो कि असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ व्हाट, फॉर्मेटिव असेसमेंट. और अगला तो आपको याद ही रहेगा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग को समेटिव असेसमेंट बोलते हैं. क्लियर? तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, एक कौन कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं बच्चों को असेस करने के लिए? असाइनमेंट हम उनको दे सकते हैं कि उनको लेक्चर में समझा या नहीं. ओरल क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द लेक्चर अगर हम ये कर रहे हैं, या फिर लेक्चर के बाद हम कर सकते हैं ओरल क्वेश्चन के ज़रिए. और एनुअल एग्ज़ाम तो हम कब करते हैं, जब कोर्स ख़त्म हो जाता है ना, तब करते हैं. तो ये एनुअल एग्ज़ाम फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल या फिर टूल नहीं है. ये किसका है एग्जाम्पल, समेटिव असेसमेंट का. सो एनुअल एग्जामिनेशन इज़ द करेक्ट वन हेयर. और क्विज एंड गेम से भी हम बच्चों को असेस कर सकते हैं, ठीक है ना, उनके नॉलेज को असेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे असाइनमेंट, ओरल क्वेश्चन एंड क्विज एंड गेम्स करेक्ट टूल है. जो रॉन्ग है वो है एनुअल एग्जामिनेशन. ये किसका है आंसर, ये समेटिव असेसमेंट का है. समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट. मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग इनमें से किन चीज़ों का ध्यान रखता है, किन बातों का ध्यान रखता है सिवाय एक के? ऑप्शंस है लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स, strength of students, needs of students and mistakes of students. तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट में एक टीचर कौन कौन सी बातों का ख्याल रखता है? लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब एक बच्चे को कैसा समझ में आता है, कौन सा लर्निंग स्टाइल है उसका, ये बात का ख्याल रखा जाता है. स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, उसके लर्निंग में उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी पावर क्या है. नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, उसको क्या नीड है, उसकी क्या नीड है, उसको क्या चाहिए, उसकी लर्निंग में वो कहाँ कम पड़ रहा है, उसको क्या ज़रूरत है, ये भी बात का ख्याल रखा जाता है. लास्ट है मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स. मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स को ये असेसमेंट फॉर लर्निंग में नहीं आता है. मतलब हमको बच्चों को ऐसा नहीं करना है कि हम रेड पेन लेके बैठ गए हैं, हम उनकी गलती को जो है मार्क किए जा रहे हैं कि तुम यहाँ यहाँ गलत थे. तो उससे क्या होता है, बच्चा डिस्करेज हो जाता है और फिर उसको लर्निंग में भी इंटरेस्ट नहीं रहता है. तो हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है. तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन डी. ओके, तो ये चीज़ एक टीचर को असेसमेंट फॉर लर्निंग या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट करते वक्त नहीं करना चाहिए. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज assessment dash learning influences learning by reinforcing the dash between assessment and instruction. अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, कौन सा असेसमेंट लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है उससे, और कौन सी चीज़ असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन में रीइंफोर्स होती है, ठीक है. ऑप्शंस रहे ये. अब असेसमेंट फॉर लर्निंग
इन्फ्लुएंस करती है लर्निंग को, करेक्ट है। असेसमेंट फॉर लर्निंग हमने समझा क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो वो इन्फ्लुएंस करती है लर्निंग को बाय री-इन्फोर्सिंग द कनेक्शन बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब क्यों मैं बताती हूँ। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या करता है, लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, और फिर उससे क्या होता है, री-इन्फोर्समेंट होता है, जिससे कनेक्शन बनता है असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन में। अब कनेक्शन कैसे बनेगा, सपोज एक टीचर है, उसने लेक्चर दिया मैग्नेट पे, ओके, मैग्नेट पे लेक्चर दिया। अब उसके बाद वो असेस कर रहा है अपने स्टूडेंट को टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में पूछ के। तो ये क्या है, कनेक्शन बना रहा है वो, असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन के बीच में क्या बन रहा है, कनेक्शन बन रहा है। अब टीचर जब लेक्चर के बाद क्वेश्चन कर रही है या ड्यूरिंग द लेक्चर भी क्वेश्चन कर रही है, तो ये क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना। असेसमेंट फॉर लर्निंग वही होता है जो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया, टीचर ने इंस्ट्रक्शन के बीच में ही या फिर इंस्ट्रक्शन के एंड में क्वेश्चन किया बच्चों को असेस करने के लिए या बच्चों से पूछने के लिए कि जो भी उनको समझा पढ़ाया गया वो समझा या नहीं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है। तो ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कनेक्शन बन रहा है। किससे बन रहा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग से बन रहा है ना। तो जब भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तो उससे क्या होता है, दोनों के बीच में कनेक्शन बनता है। ऐसा नहीं करना है कि मैग्नेट पढ़ाया और बच्चों को क्वेश्चन कर रहे हैं फोर्स के बारे में, है ना, टाइप्स ऑफ फोर्स पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, इंस्ट्रक्शन जो भी दे रहे हैं उसी से रिलेटेड हम बच्चों को असेस भी करना है, ठीक है। तो कनेक्शन बनता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए, असेसमेंट फॉर लर्निंग इन्फ्लुएंसेस लर्निंग by reinforcing the connection between assessment and instruction. Clear? Next question is, when a cook tastes a food during cooking, it may be akin to. अब यहाँ पर जो शेफ़ है वो कुकिंग करते वक्त अपना फूड, अपना खाना टेस्ट क्यों कर रहा है, क्या वजह है, ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट्स अगर कम या ज़्यादा है तो वो उसको एडजस्ट कर सके, और जब फाइनल अपने कस्टमर को वो दे, उसके सामने प्रेजेंट करे या सर्व करे, तो कस्टमर का रिस्पॉन्स अच्छा हो, ओके। तो इसी तरीके से जब टीचर एक पढ़ाती है, इंस्ट्रक्शन देती है, और तब बच्चे को कोई भी डाउट्स रहता है, तो टीचर जब उससे क्वेश्चन करती है, ठीक है ना, क्वेश्चन करती है, तो बच्चे का जो डाउट्स होता है वो वहीं पर क्लियर हो जाता है, सो दैट फाइनल एग्जामिनेशन में वो गलती ना करे। तो ये एग्जाम्पल किसका होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का। क्लियर? तो आंसर यहाँ पे क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट जो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है। और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन असेसमेंट करने का मकसद क्या रहता है कि बच्चा जो है आखिर में उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत अच्छी आए और उसकी लर्निंग बहुत ही बेस्ट हो। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ट्रू है। ऑप्शंस है, द फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन समटाइम्स बी सबमिटिव असेसमेंट एंड वाइस वर्सा। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो कभी कभी सबमिटिव असेसमेंट भी हो सकता है और जो सबमिटिव है वो फॉर्मेटिव हो सकता है। तो नहीं, दोनों ही अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग असेसमेंट है और दोनों सेम नहीं होते हैं। सेकेंड इज, द सबमिटिव असेसमेंट इम्प्लाइज दैट असेसमेंट इज अ कंटिन्यूस एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। तो सबमिटिव असेसमेंट जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता है। वो कब होता है, एंड ऑफ द टास्क होता है या फिर एंड ऑफ द यूनिट वर्क होता है, ओके। सबमिटिव असेसमेंट कभी भी कंटिन्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू ग्रेड द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव बच्चों को ग्रेड करना है, बच्चों के अचीवमेंट्स को ग्रेड करना है, तो बिल्कुल भी नहीं। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। हम बच्चों के अचीवमेंट्स को ग्रेड किस में करते हैं, सबमिटिव असेसमेंट में। मतलब जब बच्चों के फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स आते हैं तब हम उनको रिपोर्ट कार्ड में बताते हैं कि उनका क्या जो है मार्क्स आया है या कौन से रैंक उनको मिले हैं। तो ये हम कब करते हैं, सबमिटिव असेसमेंट में करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज, the formative assessment summarizes the development of learners during the learning process. So yes, this is the correct one. Formative assessment को किस तरह summarize किया जा रहा है यहाँ पे, it is the development of learners during the learning process. Formative assessment तो है ही वो जो
ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस हो, मतलब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, जो लर्नर है हमारा, जो बच्चा है उसकी डेवलपमेंट हो रही है कब, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस जो भी हो वो क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन लर्निंग असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर डैश। लर्निंग में असेसमेंट क्यों ज़रूरी है? ऑप्शंस है स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब टेस्ट को स्क्रीन करने के लिए, या टेस्ट को जांचने के लिए, या टेस्ट को चेक करने के लिए सिर्फ, या फिर मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, या फिर फोस्टरिंग ऑफ द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग, मतलब हम बच्चों को सेग्रीगेट कर सके, अलग कर सके, उनको रैंक कर सके, या फिर ग्रेड्स और मार्क्स के लिए, या हम उनको ग्रेडिंग दे सके और मार्क्स दे सके। तो हम असेसमेंट क्यों करते हैं लर्निंग में? ताकि हम बच्चों को मोटिवेट कर सके। ओके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। हम बच्चों को मोटिवेट कर सके कि वो अपने लर्निंग में कहाँ हैं, वो कितना अच्छा कर सकते हैं और वो कितना अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए असेसमेंट करते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, teacher can utilize both assessment for learning and assessment of learning too। मतलब टीचर यूज़ कर सकती है दोनों असेसमेंट को। कौन कौन से? फॉर लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग को। किस में? ऑप्शंस रहे ये, टू नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, मतलब बच्चों की प्रोग्रेस और अचीवमेंट लेवल को जानने के लिए। टू नो लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली, मतलब बच्चों की लर्निंग नीड्स को जानने के लिए, सो दैट टीचिंग स्ट्रैटेजी या टीचिंग मेथड उस हिसाब से सेलेक्ट किया जा सके। टू असेस चाइल्ड्स परफॉर्मेंस एट पीरियोडिक इंटरवल एंड सर्टिफाई हिज और हर परफॉर्मेंस, मतलब बच्चों की परफॉर्मेंस को असेस किया जा सके, चेक किया जा सके थोड़े थोड़े इंटरवल पे, और उनकी परफॉर्मेंस को सर्टिफाई किया जा सके। टू मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट अप्रोप्रिएट गोल्स टू फिट देयर लर्निंग गैप। सो येस, असेसमेंट फॉर एंड ऑफ लर्निंग दोनों को यूज़ करके टीचर क्या कर सकती है, बच्चों के लर्निंग को, प्रोग्रेस को चेक कर सकती है, और उनके लर्निंग में क्या गैप्स आ रहे हैं, क्यों गैप्स आ रहे हैं, उस चीज़ का ध्यान में रखे गोल सेट कर सकती है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन डी, मॉनिटर चिल्ड्रन प्रोग्रेस, मतलब ये दोनों को यूज़ करके बच्चों की प्रोग्रेस को भी चेक कर सकती है, एंड सेट अप्रोप्रिएट गोल्स टू फिट देयर लर्निंग गैप्स, और उनके लर्निंग में कहाँ गैप्स आ रहा है, किधर गैप्स आ रहा है, क्या चीज़ उनको नहीं समझ रही है, उस हिसाब से एक टीचर गोल्स सेट कर सकती है। क्लियर? Now the next question is, the assessment of students can be used by teachers in teaching to develop insight into, मतलब बच्चों के असेसमेंट एक टीचर को अपने टीचिंग में कैसे यूज़ करना है। क्या वो डेवलप कर सकती है? ऑप्शंस है, नॉट प्रोमोटिंग दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट मीट स्कूल स्टैंडर्ड्स, मतलब ऐसे बच्चों को प्रमोट नहीं करना जो भी स्कूल स्टैंडर्ड्स को मीट ना करता हो। ठीक है, जो भी स्कूल का जो स्टैंडर्ड्स है उससे जो मीट ना करता हो, उस तक ना पहुंचता हो, ऐसे स्टूडेंट को प्रमोट ना करना। चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड, बच्चों के नीड के हिसाब से एक टीचर को अपना टीचिंग अप्रोच चेंज करना चाहिए। या फिर टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु नीड टू बी प्रॉम्प्टेड टू द हायर क्लास, ऐसे बच्चों को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना जिसको हायर क्लास में जो है भेजा जाना चाहिए। या फिर टू क्रिएट ग्रुप ऑफ ब्राइट एंड वीक स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में जो है ग्रुप बना देना ब्राइट स्टूडेंट्स का और वीक स्टूडेंट का। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो टीचर बच्चों के असेसमेंट को यूज़ करके यूज़ कर सकती है? अब देखो क्वेश्चन क्या है, हमें ध्यान से पढ़ना है। द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स इन टीचिंग, मतलब स्टूडेंट के असेसमेंट को कैसे एक टीचर को अपने टीचिंग में यूज़ करना है। तो यहाँ पे टीचिंग की बात हो रही है। ठीक है, और अगर आप ऑप्शन बी में देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड, मतलब बच्चों के नीड्स के हिसाब से एक टीचर को अपने टीचिंग अप्रोच को चेंज करना चाहिए। तो यही एक टीचर कर सकती है बच्चों के असेसमेंट को यूज़ करके। बात समझ में आ रही है? अगर बच्चों का असेसमेंट टीचर देख रही है कि वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, ठीक है, तो अब वहाँ पे टीचर क्या कर सकती है, अपना टीचिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर सकती है, अपना टीचिंग मेथड दूसरा अडेप्ट कर सकती है। अगर बच्चों को एक वे में नहीं समझ में आ रहा है तो वो दूसरा वे अडेप्ट कर सकती है ना, ताकि उस बच्चे को वो हिसाब से समझ में आए। तो जैसा लर्नर है उस हिसाब से, उसके नीड्स के हिसाब से टीचिंग अप्रोच को टीचर चेंज कर सकती है।
उसके असेसमेंट को यूज़ करके। अंडरस्टूड? सो हियर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। घाई घाई में अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो घाई घाई में मार्क्स भी जाता रहेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट डैश। अगर असेसमेंट सिर्फ और सिर्फ पेपर और पेंसिल से हो रहा है तो क्या होगा? ऑप्शंस है, इट प्रोमोट्स हॉलिस्टिक असेसमेंट, मतलब पेपर और पेंसिल से क्या होगा? हॉलिस्टिक असेसमेंट होगा, मतलब हर तरीके से एक बच्चा प्रमोट करेगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट, लिमिट्स असेसमेंट, मतलब असेसमेंट को ये लिमिट कर देगा। पेपर पेंसिल टेस्ट क्या करेगा? असेसमेंट को लिमिट कर देगा। या फिर फैसिलिटेट कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को फैसिलिटेट करेगा, या फिर फैसिलिटेट करेगा कंटिन्यूस इवैल्यूएशन को, मतलब एक टीचर कंटिन्यूस बच्चे को इवैल्यूएट कर सकती है पेपर पेंसिल टेस्ट से, इस चीज़ को फैसिलिटेट करेगा। तो याद रखना, पेपर पेंसिल टेस्ट से जो है असेसमेंट एकदम लिमिटेड हो जाता है। हम बहुत सारे मेथड से, टेक्निक से बच्चों को असेस कर सकते हैं, बच्चों को चेक कर सकते हैं, उनके प्रोग्रेस को, उनके जो है नॉलेज को चेक कर सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट से, असाइनमेंट दे के, क्विज से, गेम से, या फिर ओरल क्वेश्चन से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम बच्चों को है ना चेक कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट से नहीं। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये यूज़ करेंगे, मतलब हम क्या कर रहे हैं? असेसमेंट को लिमिट कर दे रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स असेसमेंट को लेकर सही है, करेक्ट है? ऑप्शंस रहे ये। Assessment should help students to see their strengths and gaps and help the teacher to fine tune her teaching accordingly. मतलब असेसमेंट मदद करता है एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को, कि उसको उसका स्ट्रेंथ पता लगे, गैप्स पता लगे उसको अपने लर्निंग में, और टीचर अपने टीचिंग को सेलेक्ट कर सके जैसे भी बच्चों के गैप्स है, ओके, अपने मतलब बच्चों के नीड्स के हिसाब से अपने टीचिंग को चुन सके। असेसमेंट इज मीनिंगफुल ओनली इफ कंपेरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स आर मेड। असेसमेंट तभी ही मीनिंगफुल होगा जब बच्चों के इवैल्यूएशन को, जब बच्चों के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे आपस में। असेसमेंट शुड असेस नॉट ओनली मेमोरी बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। मतलब असेसमेंट का मकसद है कि हम असेस करें, चेक करें सिर्फ बच्चों की मेमोरी ही नहीं, मतलब कितना बच्चों को याद है या नहीं, सिर्फ ये चेक करना असेसमेंट के लिए नहीं है, बल्कि उनके अंडरस्टैंडिंग को और एप्लीकेशन को भी चेक करना चाहिए। मतलब अंडरस्टैंडिंग मतलब उन्होंने क्या समझा, लेक्चर में क्या समझा या थ्रू आउट ईयर क्या समझा, और एप्लीकेशन मतलब उन्होंने कैसे अप्लाई किया उस चीज़ को अपने रियल लाइफ में, ठीक है। एंड लास्ट इज, assessment cannot be purposeful if it does not induce fear and anxiety. असेसमेंट पर्पसफुल ही नहीं रहेगा, उसका कोई मकसद ही नहीं रहेगा अगर असेसमेंट बच्चों के अंदर डर और एंजाइटी पैदा ना करे तो। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा नहीं करेक्ट है, वो आप इस वीडियो को 5 सेकेंड के लिए पॉज करके सोचना ज़रूर, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन हमने पढ़ा, बच्चों को जो है अपने स्ट्रेंथ और गैप्स का पता होना चाहिए, इसलिए हम असेसमेंट करते हैं, और टीचर भी अपने टीचिंग को चुन सके अकॉर्डिंगली, तो ये करेक्ट है, ओके। सेकेंड पे आते हैं, असेसमेंट क्या मीनिंगफुल तभी होगा अगर हम बच्चों के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे? नहीं, हमको तो ये करना ही नहीं है, हमको बच्चों के रिजल्ट को कंपेयर नहीं करना है, किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है एक दूसरे से कंपेयर करके। सो बी रॉन्ग है। ऑप्शन सी पे आते हैं, असेसमेंट शुड असेस नॉट ओनली मेमोरी बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। सो यस, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी को नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग मतलब बच्चे ने क्या समझा और क्या अप्लाई किया, इसको भी असेस करना चाहिए। तो ए और सी करेक्ट है। अब आते हैं डी पर, असेसमेंट कैन नॉट बी पर्पसफुल इफ़ इट डज नॉट इंड्यूस फियर एंड एनजाइटी। भाई बच्चों में डर क्यों पैदा करना है असेसमेंट से? हम क्या बच्चों का पेपर इसलिए लेते हैं कि उनमें डर पैदा हो? नहीं, तो ये हमारा असेसमेंट का पर्पस बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन बी और डी गलत है। ऑप्शन देखते हैं हमको क्या दिया है, बी और सी, ए और बी, बी एंड डी, या फिर ए एंड सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या था, ए और सी। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ए एंड सी। अंडरस्टूड?
Now, the next and last question of today's session is what is are required for good teaching? Good teaching के लिए इनमें से क्या चीज़ required है? ऑप्शंस है डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन या फिर फीडबैक। तो देखो, गुड टीचिंग मतलब अच्छी टीचिंग तभी ही होगी जब हम बच्चों को डायग्नोस करेंगे। जैसे कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट को कैसे डायग्नोस करता है, मेडिसिन देने से पहले उसको डायग्नोस करता है कि नहीं, चेक करता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, बुखार है कि सर्दी है, ठीक है, ये सारी चीज़ चेक करता है, मतलब डायग्नोस कर रहा है। इसी तरीके से एक टीचर को भी अपने बच्चों को डायग्नोस करना है सबसे पहले कि उसको प्रॉब्लम कहाँ है लर्निंग में, फिर उसके हिसाब से उसको टीचिंग स्ट्रैटेजी चुननी है, रेमेडी चुननी है। सेकेंड क्या है, रेमेडी, उस हिसाब से फिर हमको रेमेडी चुननी है कि हमको करना क्या है। डायरेक्शन, सही डायरेक्ट करना है अपने बच्चों को, ठीक है, और फीडबैक देते रहना है, टाइम टू टाइम उन्हें फीडबैक देना है कि उनको लर्निंग में कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो ये सारा ही एक टीचर को करना चाहिए, तभी ही एक टीचिंग जो है बेहतर होगी, बेस्ट होगी। सो क्योंकि हमारे सारे ही ऑप्शंस करेक्ट है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, ए, बी, सी एंड डी। ओके, सो आज का सेशन हमारा गाइस यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपना फीडबैक ज़रूर देना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।